Good evening, friends. Today we are honored to be joined by Professor Neelu Gupta ma'am from California. आज हम उनसे बात करने वाले हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। उनको जो अवार्ड मिला है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, प्रवासी भारतीय 2021 का, उनकी जर्नी और उनका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी एक डिस्कशन करने वाले हैं कि उनने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और कैसे कैसे ये चीजें समाज को सुधारने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और कैसे हम यंग जो बच्चे हैं वो उनके साथ जुड़ के एक अच्छे सा बागडोर को संभाल सकते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सो वेलकम मैम, थैंक्स फॉर बीइंग हियर मैम। सो मैम, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। जी अवश्य, पूछिए। सो मैम, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी अर्ली डेज एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। मेरा नाम नीलू गुप्ता है और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, डिएंजा कॉलेज कुपर्टिनो, अमेरिका में, वहाँ पर मैं हिंदी का अध्यापन करती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, तो मैं वैसे बेटी तो हरियाणा की हूँ, फरीदाबाद में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैं डॉटर इन लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, मैं बहू इसकी यूपी की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश की संस्था बनाई हुई है, उपमा यूपीएमए, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। आपने मेरी शिक्षा के बारे में पूछा। सौभाग्यवश मेरी शिक्षा देहरादून में कन्या गुरुकुल, जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शाखा कन्या गुरुकुल में मेरी शिक्षा हुई। हम लोग तीसरी या चौथी क्लास में वहां चले गए थे और वहां से विद्यालंकार की उपाधि, जो कि इक्वलेंट टू बीए होती है, बीए के समान, वहां से उपाधि प्राप्त कर हम लोग फिर दिल्ली में आकर, दिल्ली में हमने हिंदी में एमए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में समाप्त की। तो ये तो मेरी शिक्षा की बात है मैम। जब आप ग्रेजुएट हुए तो ये कौन से सन की बात है? वो तो बहुत बहुत पुरानी बात है और काफी पुरानी, मेरे ख्याल 1960 में हम हुए होंगे। मैम, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि मेरे को तब की सोसाइटी और तब का एनवायरनमेंट के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना है। वो कैसे दिन थे मैम? क्योंकि वो जो शिक्षा गुरुकुल में हुई, तो उससे हमारा चरित्र बहुत सुदृढ़ हो गया। और हमने, क्योंकि वहां पर हम दोनों समय, आर्य समाज का होता है ये गुरुकुल, तो उसमें आपको बहुत वेद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चरित्र काफी सुदृढ़ हो जाता है। और बाहर के वातावरण से बहुत ज्यादा हम लोग नहीं मिलते थे, तो हमको दोनों टाइम हवन यज्ञ वगैरह करना होता था, अच्छी शिक्षा मिलती थी। तो मैंने देखा कि अभी आगे आने वाली जिंदगी में भी, लाइफ में भी, हमें वो बहुत काम आया और काफी हमारे में आत्मविश्वास और एक सब चीजों को सुलझाने की और मेडिटेशन की, योगा की, वो सब हमें बचपन से ही वहां पर सिखाया गया। और जो मैंने देखा कि मेरी अब आगे की जिंदगी में भी, और जब हमारे शादी के बाद बच्चे वगैरह, जो परिवार बढ़ता है, उनको भी उस चीज में हम शिक्षित करने में मुझे बहुत सहायता मिली। तो मैं इसका सारा श्रेय अपनी पुरातन शिक्षा को ही देना चाहती हूँ और आज भी चाहती हूँ कि बच्चों को उसी तरह की शिक्षा मिले, तो उनका भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप भी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई है लास्ट ईयर, तो मैम उसमें हमने थोड़ा सा एक अटेम्प्ट किया है कि जो हमारे पुरानी जो रीति रिवाज थे और पुराना जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिक कल्चर जो है, और ये जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी, उसको थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश की गई है। मैम, एक विद्यार्थी जीवन में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? क्योंकि मैम जैसा आपने बोला कि आप है ना पाठ भी करते थे, वेदों से भी जुड़े हुए थे। आफ्टर ऑल ये जो वेद है ये आपको एक जीने का तरीका ही तो सिखा रहे हैं।
जो आप अपने जीवन को बेहतर कर सके और आपके समाज को भी बेहतर कर सके। तो मैम इसमें थोड़ा सा आप बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में हूँ। और हमने वहां पढ़ने के बाद में जब यहाँ मैं अमेरिका आकर बस गई हूँ, यहाँ भी हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दे पाए जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हमारे जो तो उन पोते पोती वगैरह उनको भी हम लोग वही शिक्षा दे पाए। और वो बड़ा आज की एक बात अच्छी है कि जिन चीजों से हम पहले हट गए थे, दूर हो गए थे अपनी भारतीय संस्कृति से, अब वो पुनः भारतीय संस्कृति लौट कर आ रही है। इसका श्रेय हम जैसे अब हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी हम सिखाते हैं, और आज के अभिभावक भी अपने बच्चों को यहाँ अमेरिका में भी हिंदी सिखाने में बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तो इसका एक श्रेय तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देना चाहूंगी, क्योंकि और योगी जी जब से वो लोग हिंदी में भाषण करने लगे हैं तो हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, हमारे भारतीय संस्कारों के प्रति रुचि बढ़ी है, हमारे भारतीय धर्म इत्यादि को लेकर भी, जिससे हम लोग बिल्कुल पीछे हट गए थे। हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं था कि क्या हिंदू धर्म क्या होता है, क्या हमारी विशेषताएं हैं, क्या हमारी भारतीय संस्कृति है। उसकी तरफ हम वापस लौट रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि गुरुकुल पद्धति तो बहुत ही अच्छी है, नई शिक्षा नीति में ये आ रही है, आगे आगे और ज्यादा आएगी ऐसा हमें विश्वास है। और अमेरिका में तो विशेषकर हमने आकर यहाँ पर मैं एक बात कहती हूँ कि विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया, विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया, हमने दोनों ही देशों का वर्चस्व बढ़ाया। मेरा अगला प्रश्न इसी पे था कि आपने उस जनरेशन को देखा है जहां पहले अमेरिका में इंडियंस बहुत कम होते थे, और प्रॉब्ली आपने जैसा बोला कि आप लोगों ने ही जाके अमेरिका में इंडिया का जो एक यूनियन था, जो इतने सारे लोगों का ट्रांसफर था इंडिया से यूएस को, वो फेज देखा। उसके बाद आपने वो स्वदेश मूवी वाला फेज देखा जहाँ थोड़े से इंडियंस वापस आने लगे, और आपने ये भी अब फेज देखा जहाँ एक एवरेज मिडिल क्लास के लड़के लड़कियां भी अमेरिका जाके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ इंडिया के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो अमेरिकन इंडियन जो दोनों चीजें, दोनों राष्ट्रों का भला कर सके और इस पूरे विश्व का भला कर सके। तो मैम ये जर्नी कैसी रही जब आप पहले गए, तब आपको एज ए इंडियन जो आपका ट्रांजिशन हुआ है एज अ ग्लोबल पावर जो आज की डेट में अपन इंडिया को देखते हैं, तब से अब में कितना फर्क आया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तब से अब तक बहुत ज्यादा अंतर आया है। हमसे भी पहले जो आने वाले थे उनकी जर्नी तो बहुत ही मुश्किल थी, तब कोई भारतीय यहाँ दिखाई नहीं देते थे, और कोई दूर से भी दिखाई देता बहुत अच्छा लगता था। हम भी जब आए, आज से मैं कोई 20-22 साल पहले यहाँ आई हूँ, उस समय भी काफी कम लोग थे, लेकिन अभी देखते 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 अब तो आप समझिए कि यहाँ छोटा भारत बस गया है, गली गली में, हर जगह, मोहल्ले में, माने उसी तरह हमारे व्यवहार हो गए हैं। जगह जगह हमारे भारतीय रेस्टोरेंट बन गए हैं, भारतीय खाना पीना, सब तरह की सब्जी फल मूल सब कुछ मिलता है। और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम अमेरिका में हैं। और आपस में हमारा मिलना जुलना, एक दूसरे की मदद करना, और अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, होली दिवाली राखी सभी त्योहार मनाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, और यहाँ तक कि ये कहना चाहिए कि जो नवरात्रे होते हैं वो भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गणेश उत्सव भी बहुत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम भारत में नहीं रह रहे हैं, मतलब पूरे भारत को हम यहाँ ले आए हैं, मैं तो ऐसा कहूंगी। मैंने तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। आज हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी तक हमारे पैर छूते हैं। भारत से प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया, जो मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, न केवल मेरे लिए बल्कि क्योंकि ये अमेरिका में भारतीय संस्कृति के लिए एक ही को
चुना जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे इसके लिए ये सम्मान दिया। और ये सम्मान केवल मुझको नहीं दिया, ये सम्मान हमारे समस्त पूरी कम्युनिटी को मिला है, पूरी भारतीय कम्युनिटी को मिला है, पूरे समाज को मिला है। जहां मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, वहां भी 118 एकड़ में बहुत बड़ा कॉलेज है, वो भी कहते हैं कि ये सम्मान हमारे कॉलेज को मिला। जो हमारे कौंसलावास है, जो हमारे यहाँ पर जो हमारा भारतीय कॉन्सुलेट है, वो भी इस बात को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे कॉन्सुलेट को मिला। क्योंकि इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे कैलिफोर्निया में सम्मान मिला, इससे ये ज्ञात होता है कि हम कैलिफोर्निया में अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे जो कौंसिल जनरल हैं, मतलब कोई भी ऐसा हमारा इवेंट फंक्शन हमारा नहीं होता, ऐसा कोई पर्व त्योहार, कोई भी हमारी सभा कि जिसमें वो स्वयं उपस्थित ना होते, जरूर उपस्थित होते हैं और हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं। तो इस तरह मैं जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि हमने तो अमेरिका में आकर अपना भारत देश बसा दिया और भारत के साथ साथ जो यहाँ की अच्छाइयां थी वो भी ली। देखिए, जो मुझे सम्मान मिला कोविड की वजह से, वो ऑनलाइन हुआ और बाद में महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से मैसेज आया था कि आप भारत आए, सम्मान लें और हम आपका राष्ट्रपति भवन में स्वागत करेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि कहते हैं जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो मैंने सोचा कि उस सम्मान को मैं यहाँ कैलिफोर्निया में अपने समाज के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, उनके और हमारे जो पोते पोती हैं, जो छोटे बच्चे, उनके बीच में अगर हम इस सम्मान को प्राप्त करते हैं तो वो इससे कुछ प्रेरणा पाएंगे और आगे वो भी ऐसा ही काम करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैंने ये पसंद किया कि मैं अपने कौंसिल जनरल जी के द्वारा उस सम्मान को यहाँ पर प्राप्त करूं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, दो इंटरेस्टिंग बात की मैम। पहला कि अमेरिकन सोसाइटी ने भी इंडिया को उतने ही प्यार से गले लगाया और एब्जॉर्व किया। देखते हैं जैसे अमेरिका में बहुत सारा कई बार रेसिस्ट भी चीजें चलती रहती है और उनकी सोसाइटी में भी एक टेंडेंसी है कि फॉरेनर्स को एक बहुत वेलकमिंग नहीं माना जाता, पर इंडियंस के साथ ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा है, बल्कि वो तो अपने इंडियंस को अपनी शान समझते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि आपको ये सम्मान जो मिला मैम, ये सम्मान की शोभा बढ़ी है कि आप जैसी पर्सनालिटी को यह सम्मान मिला, तो वो सम्मान की जो कीमत है ना वो बढ़ी है मैम। मैम मिलिट्री में बोलते हैं जिसको अशोक चक्र या कीर्ति चक्र मिलता है, तो जिस पर्सन को मिला है उसके कारण वो चक्र की वैल्यू बढ़ी है। तो वैसे ही आपके जैसे जो प्रवासी भारतीय है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके चक्कर में जो वो अवार्ड है उसकी शोभा बढ़ी है। आपकी शोभा तो बढ़ी ही है, पर वो अवार्ड की ज्यादा शोभा बढ़ी है कि आप जैसे है ना पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी को वो अवार्ड मिला है। अब इसमें मैं एक और पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हिंदी का जो रोल है आज की सोसाइटी में, अमेरिकन इंडियन सोसाइटी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने पहले बताया कि बच्चे आजकल इंस्पायर हो रहे हैं हिंदी को सीखने के लिए, बट क्या वही चीज नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी आ रही है? क्या आपकी जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, वो भी आपको हिंदी में ज्यादा प्रेफर करती है? और इसी के साथ साथ बाहर के फॉरेन के जो लोग हैं वो हिंदी को कैसे देखते हैं? जी, हिंदी के बारे में जो आपने पूछा वो तो मेरे दिल के करीब, मेरे मतलब रग रग में, रोम रोम में हिंदी बसी हुई है। उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। और एक बात और कि यहाँ पर हम भारतीय लोगों को, जैसा आपने भी कहा, बहुत ही अब आदर की दृष्टि से देखा जाता है। स्पेशली कोविड में जैसे नमस्ते, अब सब लोग नमस्ते कहने लगे हैं। और एक और बात, जैसे हमारे कॉलेज के डीन ने मुझे एक बार, हम लोग जैसे डियर नीलू इस तरह करके लिखते, उन्होंने नीलू जी लिखा, तो मैं हैरान थी। जी मतलब वो जी शब्द, क्योंकि हम तो जिसको भी आदर सम्मान देना होता है जी लगाते ही लगाते हैं, तो उन्होंने भी, वो अमेरिकन है लेकिन उन्होंने ईमेल में जी लिखा। इससे आप समझ सकते हैं नीलू जी। तो
हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वहां पर हम हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में, जो एक कंपलसरी भाषा उनको लेनी होती है कोई भी भाषा, तो 12 भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज वगैरह, मैंड्रिन, उसमें हम हिंदी को लेकर भी आए हैं। हिंदी उसी समानांतर पर चल रही है। और 2006 में मैंने वहां पर मैंने प्रोफेसर पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी। 2006 से मैं बराबर हिंदी पढ़ा रही हूँ। और बहुत उसमें केवल हमारे हिंदुस्तानी बच्चे नहीं, यहाँ जो पैदा हुए हिंदुस्तानी मूल के वो बच्चे तो हैं ही हैं, वो विद्यार्थी, लेकिन विदेश, अन्य देशों के भी, अमेरिका से, जो जापान से, चाइना से, मतलब सभी देशों से बच्चे उसमें हमारी कक्षा में आते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही लगन से पढ़ते हैं। 2-4 मैं आपको इसमें वीडियो वगैरह भी दे दूंगी, आप डालिएगा, तो वो कितना शुद्ध उच्चारण और कितने लगन से पढ़ते हैं वो देखने वाली बात है। और हमारे जो भारतीय अभिभावक भी हैं आज के, पहले इतनी बात नहीं थी, लेकिन अभी जो नए पीढ़ी है वो भी अपने बच्चों को आगे हिंदी पढ़ाने में गर्व का अनुभव करते हैं। और जितने संस्कृत त्योहार वगैरह होते हैं वो लोग कविताएं वगैरह और लेख और गाने, डांस सब हिंदी में होते हैं। और एक से एक होड़ लगी रहती है, हमारा बच्चा भी करे, हमारा बच्चा भी करे, तो इस तरह चलता है। यहाँ पर हमने एक विश्व हिंदी ज्योति नामक संस्था भी मैंने बनाई, उसमें हम हिंदी की गोष्ठियां करते हैं, हिंदी में चर्चा करते हैं, और सब हिंदी में ही। उसमें हमारे पास 100 से भी ऊपर उसमें लोग आ चुके हैं, और हर महीने हम उसमें गोष्ठियां वगैरह करते हैं। त्योहार तो जैसे मैंने बताया, हम सभी त्योहार मनाते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि हम अमेरिका में रह रहे हैं हम, बल्कि मैं तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हम यहाँ कैलिफोर्निया में भी कर रहे हैं, और भी जैसे वॉशिंगटन डीसी है, और जो और स्टेट्स हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क वगैरह, वहां भी खूब हिंदी में प्रचार प्रसार है। और अब सभी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, करीब जितने भी विश्वविद्यालय सभी में साउथ एशियन स्टडीज का डिपार्टमेंट है, जिसमें हिंदी भी पढ़ाई जाती है। हिंदी का अच्छा बोलबाला हो रहा है और पसंद करते हैं लोग। और 2-4 शब्द तो हम सबको, नमस्ते, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये सब सिखाते रहते हैं इन लोगों को। हिंदी को मैंने बहुत ही सरल सुगम बना के सिखाना शुरू किया। एक विशेष बात हिंदी के बारे में बता दूं कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत से आज की जो भारत में लोग कहते हैं कि हम देवनागरी लिपि, जो उसकी स्क्रिप्ट है, उसमें हिंदी नहीं लिखेंगे, हम रोमन में हिंदी लिखेंगे। तो रोमन में हिंदी लिखने में वो बात नहीं आती जो देवनागरी लिपि में आती है। मैंने उसका इतना आसान तरीका निकाला। अब देखिए, चाइनीज है, जैपनीज है, कोरियन, इनके तो अल्फाबेट इतने मुश्किल होते हैं, इवन उर्दू के भी सीखने मुश्किल है। हिंदी तो बहुत आसान है, मैंने उसके बहुत तरीके निकाले हैं। एक बात बड़ी अजीब आपको लगेगी सुनकर कि हम कक्षा में सबसे पहले कहते हैं, अगर आप टी बना, कैपिटल टी बनाना जानते हैं तो आप समझिए आपको आधी देवनागरी लिपि लिखनी आ गई। क्यों? वो कहते आधी, मैंने कहा एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन, तो 50% तो आ गई ना। अब आप 3 बना दीजिए, 3 और उसको जोड़ दीजिए, आपका अ बन गया। एक और टी बना दीजिए, आपका अ बन गया। एक छोटी टी बनाइए, एस बना। तो इस तरह से हमने सारा उनको सिखाया। जैसे एक बार, अब वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, मतलब देवनागरी लिपि कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़े से अल्फाबेट उनको अक्षरों का आप सीख लीजिए। मैंने तो इस तरह से सिखाया। अगर आपको ग बनाना है, ग, तो आप एक टी बनाइए, एक आधी टी बना दीजिए, 1.5 लेग। तो एक अमेरिकन छात्रा कहती है, जब मैं ग बनाना भूल जाती तो 1.5 लेग मुझे याद आ जाता है। घ बनाना है, घ से कहते घर। घर, एक टी बनाइए, जब आप बाहर जाएंगे तो लॉक लगाएंगे, एक छोटा लॉक लगाइए, एक बड़ा लॉक लगा दीजिए, आपका घ बन गया। तो इस तरह से। अब एक बार मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा, अनीश उसका नाम था, बोला अनी लिखा, श कैसे लिखे, भूल गया। मैंने कहा 21 बना दो, 21 बना दो, आपका अनीश हो। तो इस तरह से उसको बहुत ही सभी मैंने अक्षरों का ऐसा निकाला है। और
बहुत आसानी से इनोवेटिव तरीका, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। एंड ये सिर्फ अमेरिकन्स के लिए ही यानी एप्लीकेबल नहीं है, ये जो इंडिया में रह के जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए भी बहुत कारगर तरीका है हिंदी सीखने का, छोटे बहुत बच्चों बहुत के लिए। कारगर है। हाँ, इस पर मैं काम कर रही हूँ और इसका वीडियो वगैरह बना के हम डालेंगे, इससे बहुत आसानी से बच्चे सीख जाएंगे जी। तो हिंदी का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, भारतीय संस्कृति का भी हो रहा है अमेरिका में, और हम लोग काफी बढ़ावा देते हैं। हम लोग, हमारी कौस्तुभ नाम से एक पत्रिका भी निकल रही है, और अभी कोविड की वजह से तो वर्ल्ड, पूरे संसार से हम लोग सभी जुड़ गए हैं, सभी भारतीय यूनिवर्सिटीज के विश्वविद्यालयों के साथ, सबके साथ वेबिनार भी होते रहते हैं, हम उसमें काफी पार्टिसिपेट करते हैं जितना हमसे बनता है। और न केवल मैं ही नहीं, मेरे अन्य साथी सब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हिंदी में हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक पॉइंट मैं फिर से आपको वापस जाना चाहूंगा उसके लिए पीछे, जी वो है सॉफ्ट पावर का। अब जैसे मैम 50s और 60s में जब इंडिया में फूड क्राइसिस थी, तब जो व्हीट के बैग्स आते थे उसमें अमेरिकन फ्लैग लगा रहता था, और उसी के साथ साथ जो अमेरिकन कल्चर था, एक जमाने में पूरा विश्व, आप फिलीपींस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाइना में हो, पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देखती थी। वैसे ही अब धीरे धीरे पूरी विश्व हिंदी और इंडियन कल्चर की तरफ देखने लगी है। वो आर्य समाज हो, वो इस्कॉन हो, योगा हो, योगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैम उसी में हिंदी भी एक लैंग्वेज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी कल्चर को समझने के लिए। तो ये जो सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया का सॉफ्ट पावर ग्रो हो रहा है, ये आपको, जैसे जो कल्चरल सोसाइटीज है, जैसे आपने बोला कि वहाँ गणेश चतुर्थी भी उतने ही प्रेम से मनाते हैं, तो मैम ये सोसाइटीज के बारे में बताइए कि ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज और मैम जो बाकी ऐसे ग्रुप्स है इंडिया के, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ावा दे रहा है वहां पे, और वहां के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसकी तरफ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, हमने उपमा UPMA, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका संस्था बनाई। इस संस्था के द्वारा हम यहाँ पर तो सारे होली, सारे जो भारतीय पर्व है मनाते ही मनाते हैं। उसके अतिरिक्त हम यहाँ से भारत में जो बच्चे नीडी बच्चे हैं, उनको भी हम यहाँ से धन भेजते हैं काफी मात्रा में। हमने जगह जगह, चित्रकूट में हमने 10-12 संस्थान बच्चों के लिए खोले हैं, और बुंदेलखंड में भी हम 600 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना पीना दे, पैसा यहाँ से भेजते हैं। फरीदाबाद में भी हमारी अपनी फैमिली की बहुत बड़ी चैरिटी है, यहाँ से उसमें हम योगदान देते हैं। तो इस तरह से कोई बिहार में दे रहा है, कोई बंगाल में दे रहा है, कोई यूपी में दे रहा है, माने जिसके पास जो भी है, यहाँ से लोग वो भी देने का प्रयत्न पूरा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर योगा वगैरह तो है ही, मेडिटेशन योगा के सेंटर तो खूब खुले हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि अब यहाँ पर एक और नई प्रथा चली है, गायों को, काउस, गाय के लिए भी इस्कॉन वाले हैं, और भी मंदिर सब जगह वो लोग गायों को भी पाल रहे हैं, उनको पूरा संरक्षण दे रहे हैं। उसमें भी हम अपनी उपमा की तरफ से भी उनको सहायता करते हैं, और भी लोग करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल्चर जहां तक प्रोग्राम है, आप हैरान होंगे सुनकर, होली पर यहाँ जगह जगह होली मनाई जाती, जगह जगह, और 1000-2000 लोग इकट्ठे होना तो मामूली बात समझिए। 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग होली मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी मूल के व्यक्ति भी उसमें खूब आनंद उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। वो एक बात है। गरबा और आपका डांडिया नवरात्रि में 15-15 दिन चलता है, और हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कूदते फांदते बड़ा भारी कंपटीशन होता है। 20-20, 30-30 हजार लोग इसमें जमा हो जाते हैं। 5,000 तो मामूली बात है। तो इस तरह से मेरे ख्याल भारत से भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इन चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारी संस्कृति का।
हिंदी का भी खूब अच्छा प्रचार हो रहा है। बल्कि मैंने तो एक बार भारत में ये बात कही थी, मुझे कहीं सम्मानित किया गया था कि मुझे लगता है कि जैसे विदेशों से पहले कहते थे कि पश्चिम से फैशन पूरब को आया, तो मुझे लगता है अब हिंदी भी पश्चिम से पूरब को आएगी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जब से मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कह रही, पर एक जो चीज हम अनुभव करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हिंदी को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग तो है ही है। भारतीय हिंदी संस्थान आगरा वगैरह जो केंद्र है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जब हिंदी में भाषण करते हैं तो अब लोगों के कान खुलने लगा कि हाँ ये भी कोई भाषा है, सुनते हैं, समझते हैं। उसी तरह जब हमने यहाँ हिंदी शुरू की डीएनजा कॉलेज में तो 12 भाषाएं थी, 11, तो लोगों को नहीं पता था कि हिंदी भी कोई चीज है। लेकिन 2006 में अभी हिंदी उनकी एक कक्षा है, हमारे पास 80-100 तक विद्यार्थी हमारी कक्षा में आने लगे, जिसमें विदेशी मूल के, देशी मूल, सभी तरह के। तो काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। अब मैं उपमा के बारे में थोड़ा सा आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये आपने कब बनाया और इसके पीछे विजन क्या था आपका? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा है कि जैसे विशेषकर कैलिफोर्निया में कि सभी प्रांत के लोग अपने अपने कल्चर को दिखाने के लिए एक संस्था बनाते हैं। जब जैसे हमने उपमा उत्तर प्रदेश मंडल में, ऐसे किसी ने राणा राजस्थान एसोसिएशन बनाई है, बाटा तेलुगु वगैरह की है, मतलब ऐसी काफी संस्था। सब जैसे लोग तो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को बांट नहीं रहे, हम अपने अपने प्रांत का कल्चर, क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग है, उड़ीसा का अलग है सब, तो अपने अपने कल्चर को दिखाने की, उसको धरोहर को अपने को सौंपने को, विश्व को दिखाने के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी उठाई है। तो इसी बात से भारत जी की डाइवर्सिटी ही इतनी है कि हम पहली चीज तो बांट ही नहीं सकते। दूसरा चीज, अगर हम नहीं दिखाएंगे, हम जो दिखाएंगे वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। और फिर सबने एक तरह से जिम्मेदारी उठा ली ना जिम्मेदारी। कि हम अपने के प्रांत की, आप अपने प्रांत के, हम उनके उसमें जाते हैं, वो हमारे फंक्शंस में आते हैं। तो उस तरह से जब मैं 2006 में, यूपी के लोग तो यहाँ बहुत हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन यूपी की संस्था नहीं थी कोई, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम यूपी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर इन लॉ ऑफ यूपी, तो क्योंकि आई इन द आई ऑफ लॉ, कानून की निगाह में अब हम यूपी की डॉक्टर हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं उत्तर प्रदेश की संस्था बनाऊं। उपमा, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई सिमिली ना, ऐसी उपमा बनाओ। फिर लोग कहते हैं उपमा नाम क्यों रखा, साउथ में उपमा बहुत खाते, अरे उपमा साउथ और नॉर्थ को मिलाने के लिए उपमा रखा। और उपमा, सबसे ऊपर मेरी माँ, मेरा भारत सबसे ऊपर, उपमा। इस तरह सोच सोच के मैंने इसका नाम उपमा रखा। और इसमें हम जैसा मैंने बताया कि पर्व तो मनाते ही मनाते हैं, कभी सम्मेलन बहुत करते हैं, भारत से भी कवियों को बुलाते हैं, स्थानीय कवि भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ से बहुत सारा पैसा काफी मात्रा में डॉलर्स भारत में भेजते। कोविड में हमने बहुत काम किए हैं यहाँ से भारत में, खाना वगैरह देना और सब तरह की चीजें देने का बहुत काम हमने किया है उपमा फिर के तो लिए। हरियाणा वाले तो आपसे बुरा मान गए होंगे। नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अब ये तो मैं अब बताने लगी कि मैं हरियाणा की बेटी, लेकिन ठीक, क्योंकि हम उनके में जाते हैं, वो हमारे में आते हैं, तो वहां जब हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा की बेटी है, तो नेचुरली हरियाणा के लिए भी हमारा उतना प्यार है। और फिर भारतीय, सबसे ऊपर तो हम भारतीय हैं ना, ये तो हमने जिम्मेदारी उठाई एक एक की, लेकिन हम तो भारतीय हैं। तो भारत का किसी का भी है, बंगाल है, बिहार है, सबसे पहले तो भारतीय हैं। जी पहले भारतीय, महाराष्ट्र, सबका है। तो हम सब में जाते हैं, वो हमारे में भी आते हैं। और जितना पैसा हम इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी किसी में हम टिकट लगाते हैं, तो जो भी पैसा हम इकट्ठा करते हैं वो सब भारत भेज देते हैं। हम यहाँ पर एक और रिवाज है, वॉलंटियर काम बहुत होता है, क्योंकि पैसे की तो कमी नहीं है, तो लोग अपना समय भी देते हैं, पैसा तो देते ही देते हैं, समय भी देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ है, वो भी जैसे उपमा इत्यादि अन्य संस्थाओं में आकर वॉलंटियर वर्क करते हैं, बहुत समय देते हैं। उसके लिए हमें यहाँ अमेरिका जो प्रेसिडेंट है अभी बाइडेन
जो यहाँ के अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, मेरी संस्था को अवार्ड दिया। मेरी संस्था में अन्य काम कर, मैंने यहाँ कम्युनिटी में काम करने के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। और एक बात जो किसी को पता नहीं, कि जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनके एम्प्लॉय हमारे नॉन प्रॉफिट संस्था में आके कुछ काम करते, समय देते, तो उस समय के बदले उनकी कंपनी हमें पैसा देती है, $10 घंटा, $20 घंटा, $50 घंटा, कि उन्होंने इतना काम आपके साथ किया, ये पैसा हम आपको देते हैं। उस पैसे को हम डोनेट कर देते हैं। और एक और बात, अगर कोई एम्प्लॉय जितना पैसा देता है, उतना ही पैसा उसकी कंपनी हम लोगों को डोनेट करती है, नॉन प्रॉफिट को। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ अच्छा पैसा है लोगों के पास, और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनको जितना भी हम बाहर दे सके, जितनी भी मदद कर सके, करते हैं जी। आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इंडिया में भी थोड़े दिनों बाद इम्प्लीमेंट होने लगेगा। और कोविड एक आई ओपनर था पूरी सोसाइटी के लिए, कि आप अकेले नहीं जी सकते। आप अपने अकेले 3 BHK या 4 BHK के अपार्टमेंट में या एक साइलो में नहीं रह सकते। आपको आपकी कम्युनिटी की देखभाल करनी ही होगी, तभी वो कम्युनिटी आपको संभाल पाएगी। वो बोलते हैं ना, देयर इज नो आई इन द टीम, वैसे ही देयर इज ओनली ना यू इन इंडिया। सो जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैंने भी काफी पुस्तकें लिखी। अभी मेरी एक पुस्तक हमने संपादित की है, चीख से चिंतन। तो उसमें हमने यही दिखाया कि किस तरह की चीखें हमने सुनी, और उससे हमने किस चिंतन की तरफ हम गए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। कल का आपको भरोसा नहीं, अब लोगों को पता लग गया कि हालांकि पता है, फिर भी वो सामने आ गई एक चीज कि कल का आपको भरोसा नहीं, और आप सबकी मदद करें। तो लोग मदद कर रहे हैं, खूब मदद कर रहे हैं। कोविड से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।